नमस्कार सभी को। आज आपकी जो है प्रैक्टिस सेट 1 का जो है डिस्कशन देखने वाले हैं। बिहार पुलिस का बैच जो लाए थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट मैंने सोचा था एकदम से करवाने का। क्या जी सर जी, सभी गुड मॉर्निंग। गौरव कुमार, मुस्कान कुमारी, रोशन कुमार, ठीक है। और उसके बाद दीक्षित राज, ऊपर कीजिए कमेंट हो। सभी के गुड मॉर्निंग। चलिए अब सेशन की हम शुरुआत करते हैं। रोहित राज, परमानंद कुमार, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी गुड मॉर्निंग। सृष्टि दीक्षित, सुमन शर्मा, परमानंद कुमार। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 40 क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे। क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए? आप लोग को एक दिन पहले जो है, जैसे कि 9:15 में आपका लाइव होता मॉर्निंग में, तो 9 उसके बाद जो ये क्लास जैसे ही समाप्त होगा तो अगले दिन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एक दिन पहले ही आप लोग को क्वेश्चन मिल जाता। आप लोग क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए एक बार बताइएगा। तो क्वेश्चन को बनाना, जो आप लोग को क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को बनाना, क्या लेवल ठीक था? क्वेश्चन जो बनाए क्या आपको लेवल ठीक लग रहा था कि जो एक लेवल होना चाहिए? हाँ यस सर, बनाए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एक लेवल होना चाहिए। देखिए जो बिहार पुलिस का लेवल है ना, उससे थोड़ा सा लेवल हम ऊपर करके क्वेश्चन सेट किए हैं, ताकि जो है ना आप थोड़ा सा ज़्यादा लेवल करके, हल्का सा लेवल अगर ज़्यादा करके मेहनत करके जाते हैं तो आप उस लेवल पे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम हॉल में एकदम से बना करके आ जाइएगा। नहीं क्या जी सर जी? चलिए आज जो है एकदम से सब लोग जुड़ चुके हैं, टाइमली एकदम से लाइव भी हो चुका, टाइमली लाइव होगा डेली। तो चलिए एकदम से अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन बना लिए होंगे, क्वेश्चन से आपको मुलाकात हो गई होगी एक दिन पहले ही। आप क्वेश्चन को रूबरू बढ़िया तरीके से देखे होंगे। जो क्वेश्चन बन गया ठीक है, उनका भी डिस्कशन देखना है आज के सेशन में। जो क्वेश्चन नहीं बना है उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन देखना है। और साथ ही साथ आप जो है ना उस क्वेश्चन को और पेन लेके सामने में आगे बैठ जाइए, और जैसे जैसे जो भी डिस्कशन, जो भी मेन मेन पॉइंट लगेगा उसको आप लिखते चले जाइएगा और रिवीजन होते चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आप इसको समझने का थोड़ा बहुत प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आप इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें। कहता है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता की बातचीत करेंगे ना, तो हड़प्पा सभ्यता का कई नाम है। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। क्या जी सर जी? क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बातचीत किया जाएगा, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है, जो कि विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बातचीत किया जाएगा ना, तो हड़प्पा सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, क्योंकि इस समय में अगर बातचीत किया जाए तो इस समय में जो है ना लिखने की कला विकसित हुई थी, लेकिन उस लिखे हुए चीज को कोई पढ़ नहीं सका, तो इसलिए हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाता है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बातचीत किया जाए तो ये नगरीय या फिर कहिए तो ये शहरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? तो कहे सजी हड़प्पा सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। ये बात भी एकदम से आप याद रख सकते हैं, कहे जी सर जी। लेकिन वहीं पे धात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को? तो आप कैसे जी, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है कांस्य नामक धातु जो है हमें देखने को मिलता है। अगर आप बातचीत करेंगे सर जी कांस्य धातु किससे बनता है, आप कैसे तांबा और टीन से बनता है। कह जी सर जी बात बिल्कुल सही है। मतलब ये बात समझ में तो आती है कि तांबा और टीन से बनता है, तो ये बात समझ में आती है कि तांबे से परिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तांबे से परिचित थे। लेकिन याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो आप कह सर जी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना लोहा से परिचित नहीं थे, इस बात को भी याद रख लीजिए। ठीक है क्या जी सर जी? अगर वहीं पे देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं, ताकि अगर आप मैप को अगर बढ़िया तरीके से अगर आप देखते हैं तो ताकि आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहिए जी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रही है। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। इस मैप को अगर आप देखने के लिए जाइएगा तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना 3 देशों में फैला हुआ था। कितने देशों में फैला हुआ था? 3 देशों में। एक तो अपना भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देश में कौन कौन सा? कहे सर जी भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया,
ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, क्या हो गया आपका सर जी, अफगानिस्तान हो गया। ये बात 3 देशों में फैला हुआ था, ये बात भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। एक कमेंट आ रहा है सर जी ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, कह जी सर जी एकदम से, तो चलिए थोड़ा सा हम भी ब्राइटनेस एकदम से कम कर, ठीक है। हाँ एकदम से अब ठीक होगा, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है, एक बार बता दीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं अब एकदम से ठीक होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। अब भी आ रहे तो लाइट हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना, क्या जी सर जी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखा जाए तो ये 3 देशों के में फैला हुआ था। अगर इसकी क्षेत्रफल की बातचीत किया जाए कैसे ही 12,99,000 इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या जी सर जी। तो अगर बातचीत किया जाएगा ये 3 देश के अंतर्गत फैला हुआ था, लेकिन पूछ दिया जाएगा कि भारत के अंतर्गत ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ था, तो आप कहे सर जी 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ था। जबकि 6 राज्य में अगर बातचीत किया जाएगा तो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया 4, एक उत्तर प्रदेश 5, महाराष्ट्र 6 और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में फैला हुआ था। यानी कि इस वाले पोर्शन में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। अगर बातचीत किया जाए हड़प्पा सभ्यता तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ था, मांडा जो कि चेनाब नदी पे, तो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर में अगर बातचीत किया जाए हड़प्पा सभ्यता तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ था। नीचे में बातचीत किया जाएगा तो नीचे में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। कहां तक? कैसे जी? दैमाबाद तक फैला हुआ था। कह जी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही दैमाबाद में देखिए हुआ क्या, हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन होना शुरू हो गया। जब एकदम से खुदाई करना शुरू किया तो कई सारी चीजें एकदम से मिलते गए, कई सारी चीजें मिलते गए, लेकिन उसमें से देखा जाए तो तांबे का जो रथ मिला था वो मिला था दैमाबाद से। कहां से मिला था? दैमाबाद से मिला मिला था। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कह सर जी ऑप्शन सी जो है ना एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को एकदम से आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैमाबाद से तांबे का रथ मिला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जी सर जी। और राखी गढ़ी की बातचीत किया जाए या फिर बनावली की बातचीत किया जाए तो राखी गढ़ी और बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछेगा कि राखी गढ़ी और बनावली कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। ठीक है, कहे जी सर जी एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए बिहार पुलिस के लिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले अब 2023 के एग्जाम को देखिए, 2024 में जो एग्जाम हुआ उसको जाकर देखिए, या फिर 2023 से पहले के एग्जाम को देखिए, तो इस टॉपिक से खास करके ये क्वेश्चन को घुमा फिरा करके जो है ना कई बार पूछा गया है। इसलिए बिहार पुलिस के एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट वीवीआई है कि मगध शासक बिंबिसार। देखिए बिंबिसार, अगर आप मगध को पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए 12 महाजनपद हुआ करता था। उसमें से अगर आप मगध 16 महाजनपद हुआ करता था, 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद तो एक महाजनपद था मगध महाजनपद जो कि सबसे बड़ा था। आप मगध में देखिएगा तो मगध में 3 वंशों ने शासन किया। 3 वंशों में जो सबसे प्रमुख हुआ, एक हुआ हर्यक वंश। क्या हुआ? आपका सर जी हर्यक वंश हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार किया था। और देखिए बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार का संबंध कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से रहा है। देखिए बिंबिसार का रिलेशन में देखा जाए तो महावीर स्वामी से रिलेशन रहा है, लेकिन बिंबिसार का जो है ना दोस्त था, कौन? मित्र आप कहिए, कौन था? गौतम बुद्ध था। कौन था? गौतम बुद्ध था। इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। कैजी सर जी, यानी कि गौतम बुद्ध के समकालीन जो राजा थे वो बिंबिसार थे। और बिंबिसार के दरबार में एक जो है ना चिकित्सक रहा करता था जो कि बहुत ही एकदम से महान चिकित्सक हुआ था, बहुत ही पॉपुलर चिकित्सक, मतलब यानी कि डॉक्टर। उस समय में अभी डॉक्टर बोलते हैं, उस समय चिकित्सक रहते थे। राजा महाराजा अपने दरबार में चिकित्सक रखते थे। कैजी सर जी, तो इनके दरबार में एक बहुत बढ़िया चिकित्सक था जिनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। जीवक रहा करता था। तो अगर बातचीत किया जाएगा तो क्वेश्चन पूछा मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक था। और बिंबिसार ने जो है, ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि बिंबिसार ने क्या किया था, एक बार गौतम बुद्ध के पास जो है अपना जो है चिकित्सक जीवक को भेजा था।
पूछेगा क्वेश्चन बिहार पुलिस 2023 का, अगर आप क्वेश्चन को देखने के लिए जाइएगा तो वहां पे इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार में रहता था, तो वो बिंबिसार के दरबार में रहता था। और बातचीत किया जाए, बिंबिसार ने जो है ना अवंती के शासक थे चंड प्रदोत। कौन थे? अवंती के शासक चंड प्रदोत के इलाज करने के लिए भी इन्होंने जो है बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। यानी कि ऐसे समझिए ना कि जीवक जो है ना बहुत ही बढ़िया चिकित्सक था, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और बिंबिसार का कोई दोस्त को कोई जरूरत हो गया या फिर किसी को भी जरूरत होगी अपना जान पहचान का, तो ये चिकित्सक उसके दरबार में भेजते थे और बोलते थे इलाज करके आओ। कहिए जी सर जी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम से बढ़ जाते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। देखिए अगर बातचीत किया जाए वेद की, वेद कितने हैं, तो आप कैसे जी 4 वेद। कितने वेद है? आप कैसे जी वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। कहिए जी सर जी। कौन कौन सा वेद है, तो कहिए सर जी ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। कौन सा वेद है? 4 वेद याद रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या जी सर जी। देखिए हर एक वेद पे कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ बना, हर एक वेद पे क्या बना है, कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ बना है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। जैसे कि बातचीत करेंगे ऋग्वेद पे, ऋग्वेद पे कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना है। ऋग्वेद पे अगर बातचीत किया जाए कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना है, तो आप कैसे जी ऐतरेय और कोशित की। कौन सा बना है, तो ऐतरेय और कोशित की, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो है आप कह सर जी ऋग्वेद पे बना है। कह जी सर जी। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यजुर्वेद पे कौन सा बना, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा यजुर्वेद पे कौन कौन सा बना था, तो यजुर्वेद पे जो है ना यजुर्वेद पे जो है आप कह सर जी शतपथ ब्राह्मण और तेतरीय, शतपथ और ब्राह्मण, शतपथ और तेतरीय। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही है। पूछे सामवेद पे, तो सामवेद पे भी 2 बना था, एक बना था पंचविश और षड्विश। कौन सा? कैसा जी पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद की बातचीत किया जाएगा तो अथर्ववेद पे एक ब्राह्मण ग्रंथ बना था, वो बना था गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? गोपथ। ठीक है क्या जी सर जी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता, कहता निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से देखिए ऐतरेय और कोशितकी बना था, तो ऐतरेय तो है कोशितकी नहीं है, यानी कि ऐतरेय ही संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखिएगा तो गोपथ की बातचीत करेंगे तो ये अथर्ववेद पे बना था, और शतपथ और तेतरेय की बातचीत करेंगे यजुर्वेद पे बना था। इसको याद रख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन सेट किया गया ना, हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न पे सेट किया गया है। जहां जहां से क्वेश्चन आता है, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, उस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया गया, ताकि आप अभी से अगर आप सेट लगाते तब तो एकदम से आपको ये पता चलेगा कि हाँ अगर हम यही क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आता क्या हम बना पाते या नहीं बना पाते। ठीक है चलिए समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका लाइव डिस्कशन चल रहा है। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर आप मीडिएवल हिस्ट्री को पढ़िएगा तो मध्यकालीन इतिहास को जानने का स्रोत एक चैप्टर है। क्या जी सर जी, जिसमें आप देखिएगा कई सारे बुक लिखे गए थे। तो वही क्वेश्चन कहता है कि मीडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो बुक वगैरह सब जो लिखा गया था, पुस्तक जो लिखा गया था, उस पुस्तक के लेखक कौन है। और इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं। क्या जी सर, तबकात ए नासिर, इसके लेखक मिनहाज उस सिराज थे। क्या जी सर, हाँ मिनहाज उस सिराज जो है इसके लेखक थे। यानी कि क्या जी सर बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये एकदम से सही। कहता है कौन सुमलित नहीं है। देखिए इस बात को पकड़ना, कौन सुमलित है ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कौन सुमलित नहीं है, ये कीवर्ड है जो है क्वेश्चन का। इस बात को एकदम से पकड़ देना। उसके बाद देखिए तारिक ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक। क्या जी सर जी, या फिर जो है ना हाँ उसके बाद देखिए तुगलकनामा, तुगलकनामा की बातचीत किया जाएगा इब्न बतूता। उसके बाद हुमायूंनामा, देखिए हुमायूंनामा की बातचीत किया जाएगा तो गुलबदन बेगम। बिल्कुल सही है, क्योंकि हुमायूंनामा जो है ना ये हुमायूं के बारे में लिखा गया है। खैजी सर जी, जो किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? तो अकबर की
फुआ थी, यानी कि हुमायूं की सिस्टर, अकबर की फुआ। कह जी सर जी। तो अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने जो है ना हुमायूंनामा लिखा था, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। कह जी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है और कहिए सर जी कौन सुमलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमलित नहीं है। क्या हो जाएगा, कह सर जी तुगलकनामा के जो लेखक थे ये इब्न बतूता नहीं थे। इब्न बतूता तुगलकनामा के लेखक नहीं थे। कौन थे, अमीर खुसरो थे। कौन थे, अमीर खुसरो थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, ठीक है। कह जी सर जी तुगलकनामा के लेखक कौन थे, अमीर खुसरो थे, इब्न बतूता नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जी सर जी। देखिए तारिक ए फिरोज शाह, इसके भी लेखक जो है ना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। किसने किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, जियाउद्दीन बर्नी। क्या जी सर जी। तो हो सकता है टाइपिंग या मिस्टेक होगा, या फिर जो है देखा जाए तो दोनों हो जाएगा, या फिर एडजस्ट देखा जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो था किसका, तुगलकनामा के लेखक, इस बात को एकदम से जान लीजिएगा। यहां तक इब्न बता कहता कौन सुमलित नहीं है, तो यही सुमलित नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। याद कीजिए, ये क्वेश्चन की अगर बातचीत किया जाएगा तो हु बहु तो नहीं बोलिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो बिहार पुलिस 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें हमने लैंग्वेज को थोड़ा सा एकदम से बड़ा कर दिया है, कहिए जी सर जी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया था, ठीक है। तो लैंग्वेज से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। आप उसको क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है। क्वेश्चन आप पहले से बना लिए होंगे, इसलिए हम बनाने का टाइम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप पहले से बना के बैठे होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्कशन देखना है, मेन मेन पॉइंट को नोट करते चले जाना है, ठीक है। क्या जी सर जी। कहता है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होगी। देखिए कुतुबुद्दीन की बातचीत किया जाए, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये किनका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बाद में धीरे धीरे जो है इन्होंने सोचा कि हम ही शासन व्यवस्था करते हैं, इन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया और उसके जगह इन्होंने एक नए वंश की स्थापना कर दिया। उस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। क्या पड़ गया, गुलाम वंश। नाम इसलिए रखा गुलाम वंश क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर डाला 1206 ईस्वी में। कब किया, कैसे जी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया, तो 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना कर डाला। क्या जी सर जी, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया। अभी धीरे धीरे अपना कर रहा था, सारा कुछ शासन प्रशासन धीरे धीरे कर रहा था। क्या जी सर जी। अगर इसमें बातचीत किया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछता है 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, कैसे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना ये मस्जिद है। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे है, राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2.5 दिन में ही ये मस्जिद बना दिया था। ये क्या है, ये एक प्रकार से मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहां से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनता है, इस बात को याद कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, तो राजस्थान के अजमेर में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है, तो ये एक मस्जिद है। ये क्या है, ये एक मस्जिद है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। कह जी सर जी। देखिए अगर बातचीत किया जाएगा ना, सबसे पहले स्थापत्य कला की शुरुआत किसने किया था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो आप कैसे जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। और इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण का भी शुरुआत किया था। कैसे जी, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। लेकिन इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण रूपेण कुतुब मीनार नहीं बना सका, क्योंकि उनका सोच था कि 4 मंजिले का कुतुब मीनार बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक मंजिल बनते बनते जो है इनका निधन हो गया। निधन कैसे हो गया, तो चौगान खेल रहा था। एक खेल होता है चौगान, जिसमें क्या होता है घोड़ा पे बैठ जाना है, घोड़ा पे बैठ करके जो है ना एक हाथ में डंडा रहेगा, इस टाइप से डंडा से जो है ना एक छोटा सा गेंद रहेगा, उसको ऐसे मारना, इधर से उधर करना है, मतलब इस टाइप से एक खेल होता है जिसको बोलते हैं चौगान। तो चौगान खेलते समय जो है ना घोड़े पे, यानी कि अश्व का मतलब क्या होता है, कैसे घोड़े पे, तो घोड़े से गिरने के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यहाँ पे पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी।
थोड़ा सा लैंग्वेज को जो है थोड़ा सा हार्ड किए हैं और कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौगान की क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, यानी कि खेल के मैदान को हम यानी खेल को बोलते हैं। खेल के दौरान जो अश्व का मतलब घोड़ा था, घोड़ा से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, कौन सा? देखिए ये दिल्ली सल्तनत की बातचीत हो रही है। किसकी बातचीत हो रही है? कैसे? दिल्ली सल्तनत के काल की बातचीत हो रहा है। कह जी बात बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत में अगर देखने के लिए जाइएगा तो तैमूर ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कहे सर जी अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नसरुद्दीन देख लीजिए कैसे होता है, नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। कह जी सर जी ये थे तुगलक वंश के अंतिम शासक। उस दौरान जो है तैमूर लोग ने क्या किया था? आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे, आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो ये नसरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया? एकदम से जो है ना झोला झंडी लिया और भाग गया, डर के मारे भाग गया। थोड़ा सा ताकतवर थे तैमूर लोग, तो इनको लगा कि अगर हम रहेंगे तो मारा जाएंगे, तो उससे बढ़िया ये क्या किया? एकदम से कट लिया, एकदम से ये भाग गया। कौन? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह। ये क्या किया? एकदम से भाग गए। जब ये भाग गए तो उसके बाद जो तैमूर लोग आए थे भारत, ये जो लूटने का प्रयास कर रहे थे, तो लूटने में खिज्र खान ने मदद किया था। किसने मदद किया था? आप कैसे जी? खिज्र खान ने मदद किया था, खिज्र खान ने मदद किया था। और जब खिज्र खान ने मदद किया तो जब ये भारत को लूट ले, एकदम से सारा कुछ सामान जो लूटना था एकदम से लूट के जब जाने लगे, तो कौन? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने सोचा कि मदद हमको खिज्र खान ने किया और यहाँ का राजा भी भाग गया है, तो चलिए ये पूरे के पूरे साम्राज्य जो है हम खिज्र खां को ही दे देते हैं। तो तैमूर लोग ने क्या किया? जब जाने लगा तो उस दरमियान में जो है पूरे साम्राज्य जो है खिज्र खां के हाथ सौंप के चला गया। खिज्र खां ने क्या किया? मौका का फायदा उठाया और एक नए वंश की स्थापना कर डाला। उस वंश का नाम पड़ा सैयद वंश। उस नाम का क्या पड़ा? नाम पड़ा कैसा जी? सैयद वंश नाम पड़ा। तो अगर देखा जाए सैयद वंश की स्थापना किसने किया, अगर ये पूछेगा तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। का जी सर जी। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आप समझ में आया? क्या जी सर जी? कौन सा? सैयद वंश का स्थापित हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्योंकि ये जाने लगा तो खिज्र खान को दिया, खिज्र खान ने मौका का फायदा उठाया और एक नए वंश का स्थापना कर दिया, सैयद वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या जी सर जी। वहीं पे लोधी वंश की बातचीत किया जाएगा। तो लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। किसने किया था? बहलोल लोधी ने, ठीक है। काजी सही। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? कौन सा? नवरोज कहिए या नवरोज कहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नवरोज, नवरोज त्योहार आरंभ किया था बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए बलबन की बातचीत करते हैं। अगर बलबन की बातचीत करेंगे सर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट लगवाते टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा आप लोग के पास। क्वेश्चन पढ़िए, एकदम से सेट लगाइए, डिस्कशन कीजिए, बहुत है, ठीक है। क्या जी सर जी, इतना टाइम है कि आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो। कहता है बलबन के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, बलबन क्या था। देखिए इल्तुतमिश शासक बने। इल्तुतमिश के बाद देखा जाए तो रजिया सुल्तान बने थे। रजिया सुल्तान एक महिला थी, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक ही महिला रजिया सुल्तान थी जो कि शासिका बनी थी। लेकिन रजिया सुल्तान तक तो ठीक ठाक था, मतलब साम्राज्य थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद जितने भी शासक आए रजिया सुल्तान के बाद, सब अयोग्य शासक आए, बढ़िया शासक आए नहीं, अयोग्य शासक रहे। और उन्होंने जो है, जो एक पद होना चाहिए बादशाह का, जो एक पद होना चाहिए, उस पद की गरिमा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था, वैल्यू नहीं था। तो उसके बाद बना बलबन। बलबन ने क्या किया? सोचा कि कैसे हम एक जो बादशाह का वैल्यू होता है
जो एक राजा का वैल्यू होता है उस राजा के वैल्यू को बरकरार रखे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो उसके लिए बलबन ने जो है ना रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। कौन सा, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, यानी कि थोड़ा सा सख्त कानून अपनाया। और इनके बारे में कहा जाता है कि बलबन ने ही सिजदा और पेबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। कौन कौन सा, आप कैसे, बलबन ने ही सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किया था। अब कैसे सिजदा और पेबोस प्रथा क्या होता है, सिजदा होता है यानी कि आप जो है पूरे दंडवत प्रणाम करना बोलते हैं, यानी कि पूरे एकदम सो के प्रणाम करना। अब पेबोस होता है पैर को चूमना, उसको पेबोस बोलते हैं। कहे जी सर जी, वही होता है। तो इन्होंने इसलिए किया था ताकि एकदम से लगना चाहिए कि हाँ हम राजा है, कोई आए दंडवत प्रणाम कर रहा है, पैर वैर को एकदम से चूम रहा है, आप ही कुछ है, इससे एक लगना चाहिए। और जो एक डर पैदा होना चाहिए, जो एक भोकाल पैदा होना चाहिए, आप ऐसे समझिए, उन्होंने बलबन ने ये काम किया था। कहे जी सर जी। और बलबन के बारे में बातचीत किया जाएगा, तो बलबन ने नवरोज त्योहार मनाना भी शुरू किया था। कौन सा, नवरोज त्योहार मनाना भी शुरू किया था। किसने, तो आप कहे सर जी बलबन ने किया था। और बलबन ने इल्तुतमिश ने चालीसा दल नामक एक संगठन बनाया था। कौन सा, चालीसा दल नामक संगठन बनाया था, जिसका सदस्य बलबन था। बलबन चालीसा दल का सदस्य था। कैजी सर जी। और बलबन जब शासक बना तो बलबन ने चालीसा दल नामक संगठन को समाप्त कर दिया। बलबन ने क्या किया, चालीसा दल को एकदम से समाप्त कर डाला। इस क्वेश्चन को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो इन्होंने पहली बार क्या किया था, तो फारसी त्योहार नवरोज त्योहार मनाने का यानी कि आरंभ किया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जनजातीय विद्रोह नामक टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा, जनजातीय विद्रोह से। कहता युग में कौन सा, देखिए मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह की जो है ना भूमिका कौन किया था, कैसे जी, बिरसा मुंडा ने। किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। संथाल का सिद्धू और कान्हू दोनों में से कोई भी रहता, या तो सिद्धू रहेगा या फिर कान्हू, या फिर दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों किए थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, अहोम का बातचीत करें, गोमधर कुंवर, हाँ ये भी सही है। लेकिन ताना भगत, देखिए ताना भगत जो बिहार समित रहा है, और बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ताना भगत आंदोलन का जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नायक नहीं थे, कौन थे, जतरा भगत था। कौन था, कैसे, जतरा भगत था। ताना भगत के कौन थे, जतरा भगत था। और कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछा जा रहा था, यही सुमेलित नहीं था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। ठीक है, क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, कहता है नील आंदोलन, देखिए नील आंदोलन क्या है, ये एक किसान आंदोलन है। हुआ क्या था कि अंग्रेज लोगों ने, जो बंगाल के क्षेत्र की बातचीत हो रही है, बंगाल में अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, जबरदस्ती नील का खेती करने के लिए बोला, मतलब किसानों को बोल रहा था, जबकि नील की खेती करने से किसान लोगों को घाटे था। एक घाटा ये था कि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाता था। दूसरा घाटा क्या है कि नील का दाम नहीं ज़्यादा लगता था, और खरीदने वाला एक ही था, अंग्रेज। तो बहुत ही कम दाम में जो है नील जो है खरीदता था, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता था किसान लोग को। उसका रीजन भी है क्योंकि जर्मनी में जो है ना केमिकल नील की जो है खोज हो चुकी थी, ये सब रीजन रहा था। यही कारण से किसान लोग चाहते थे कि नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था कि आप नील की खेती कीजिए, अगर नील की खेती नहीं करते तो उसके बदले में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स काफ़ी ज़्यादा लेते थे, उससे परेशान हो गए थे। उसके लिए जो है ना नील आंदोलन किए थे। ठीक है, काजी सजी, नील आंदोलन किए थे। तो नील आंदोलन का समर्थन करने वाले जो हिंदू पेट्रियार्ट थे, हिंदू पेट्रियार्ट, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नील आंदोलन से संबंधित है एक नील दर्पण पुस्तक भी लिखा गया। कौन सा, नील दर्पण। आपसे पूछेगा नील दर्पण के अगर कौन थे लेखक, तो नील दर्पण के जो है ना दीनबंधु मित्र थे। कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, काजी सर जी, ये एक सफल आंदोलन रहा था, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूछता नील दर्पण का, तो नील दर्पण का होता दीनबंधु मित्र होता। ठीक है काजी सर जी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सर डायरेक्ट आंसर करा, जिसको डायरेक्ट आंसर चाहिए वो क्लास ये डिस्कशन मत देखिए। ठीक है, हाँ, जिसको डायरेक्ट आंसर चाहिए वो डिस्कशन उसको नहीं देखना है, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। इसके बाद जो ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप जाइएगा पीडीएफ में आंसर ऐसे देख लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है,
ये क्लास उसके लिए जिसको डिस्कशन देखना, डायरेक्ट आंसर कराने का रहता तो फिर तो एकदम से कब का हो गया, तब फिर क्वेश्चन थोड़े आएगा, तब फिर बेनिफिट क्या, टेस्ट लगाने का बेनिफिट नहीं, पहला क्लास जाके देखिए, ठीक है। एक बोले सर जी वही हम बोल रहे हैं, सर को टाइम कम है, ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, हमने जिम्मेवारी ली है, 1 घंटा में आपका डिस्कशन हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बहुत से वो 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे तो वेस्ट होगा, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगर बातचीत किया जाए, देखिए पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में करा गया था पूना समझौता 1932 ईस्वी में। और इस पूना समझौता के तहत जो है, कह जी सर जी, इस पूना समझौता में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरफ से जो सिग्नेचर किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद सिग्नेचर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से महात्मा गांधी सिग्नेचर नहीं किए थे। कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय सिग्नेचर किए थे। और इन दोनों को मिलाने में मदन मोहन मालवीय, ठीक है, सरोजिनी नायडू, इन सब का योगदान काफी अच्छा था पूना समझौता कराने में। कह जी सर जी, कह जी सर जी। तो यानी कि महात्मा गांधी की तरफ से सिग्नेचर किसने किया था, तो आप कहे सर जी महात्मा गांधी की तरफ से सिग्नेचर किया था मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी सिग्नेचर नहीं किए थे। क्वेश्चन यही पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुनः समझौता हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो महात्मा गांधी हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। देखिए आप याद कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्या कीजिए आप कैसे जी भारत छोड़ो आंदोलन की बातचीत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, इसका नेतृत्व जो है और बातचीत किया जाए, महात्मा गांधी ने बड़े लेवल पे आए और भाषण दिए और उस भाषण में बोले थे कि एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अब की बार हम अंग्रेज लोग को एकदम से भारत से बाहर कर देंगे। और महात्मा गांधी ने उसी समय में एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा, बोला या तो डू एंड डाई, या तो करो या तो फिर मर जाओ। अब की बार लास्ट चांस है, जिसको जितना जी जान लगाना है लगा दीजिए, क्योंकि करो या मरो का नारा यही कारण दिया गया था कि एकदम से पूरे जी जान लगा के एकदम से कीजिए, देश आजाद हो जाएगा। तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है इस आंदोलन के बाद जो है 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके तहत जो है रातों रात सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1944 आते आते भारत छोड़ो आंदोलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, या फिर कभी कभी 8 अगस्त नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 9 अगस्त 1942 रहेगा। जी सर जी। तो करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था, आपके सर जी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। देखिए अगर हम कांग्रेस की बातचीत करेंगे तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था, कैसे जी कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन हुआ था। और इसकी गठन किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होते चला गया था, जिसमें बातचीत किया जाएगा कि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था व्योमस चंद्र बनर्जी ने किया था। उसके बाद दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि एकदम से 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। जिसकी बातचीत करेंगे तो ये पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष। उसके बाद 1887 ईस्वी में तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। क्या जी सर जी, प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में होना था, लेकिन पुणे में होना था, पुणे में प्लेग फैल गया था जिसके कारण मुंबई में हो गया था। क्या जी सर जी। ऐसे ही प्रत्येक साल अधिवेशन होते जा रहा था। उसी में से एक अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा, आपके सर जी 1907 का सूरत अधिवेशन। तो 1907 का सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस के बीच में पहली बार फूट पड़ी थी। यानी कांग्रेस में जो एक गरम दल था, जो एक नरम दल था, गरम दल और नरम दल वाले के बीच में जो है पहली बार फूट पड़ा था। पहली बार थोड़ा बहुत जो विवाद हुआ था, पहली बार जो थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था, वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के
कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ा था, कौन सा अधिवेशन के दौरान पड़ा था? तो पहली बार फूट जो है आप कह सर जी 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ा था। उसके बाद आप याद कीजिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कौन सा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है जिसके अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। काजी सर जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन, नहीं अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था, सॉरी अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान जो है ना बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब ने क्या किया था, जो गरम दल और नरम दल के बीच में 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था उसको मिलाने का काम किया था। उसको क्या किया था? उसको मिलाने का काम किया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के बीच में पहली बार फूट पड़ी थी, उसको जो मिलाने काम किया, वो जो एकजुट हुआ, जो एक हुआ, वो किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। ठीक है, तो इस बात क्या कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया? दोनों एक हो गया। उसके बाद 1918 का मुंबई अधिवेशन हुआ, कौन सा? आप कैसे जी 1918 का मुंबई में विशेष अधिवेशन हुआ। मुंबई में कौन सा? मुंबई में विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए होता क्या था, प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, लेकिन उसमें से जो है ना कुछ साल नहीं हुआ था, बाद में कि प्रत्येक साल अधिवेशन हुआ था। कुछ साल कब कब नहीं था? 1930, 1935, 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930, 1935, 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। बाद बाकी कांग्रेस का प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, जो कि दिसंबर माह के लास्ट सप्ताह में हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी विशेष अधिवेशन होता था, जिसको स्पेशल आप मीटिंग बोलिए, वो भी होता था। तो 1918 के मुंबई में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी। 1918 के मुंबई अधिवेशन के दौरान जो है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के बीच में दूसरी बार फूट पड़ी थी। और क्वेश्चन यही पूछता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 के मुंबई अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर। पहला विभाजन पूछता तो 1907 का सूरत, बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत भी जवाब दिए हैं और उनका रॉन्ग हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहला विभाजन नहीं पूछे, दूसरा। तो पहला हुआ तो 1907 के सूरत में, फिर दोनों एक हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, फिर दोबारा से 1918 के मुंबई अधिवेशन में फिर से क्या हो गया? विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो अभी जस्ट बताए थे कि 1887 ईस्वी में जो है ना, यानी कि तीसरा अधिवेशन था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था हो, किसी को याद है ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? मद्रास में। ठीक है, याद करने का हम आपको ट्रिक बताए थे, नहीं बताते? याद आए कुछ? ऐसे हम क्लोक पहुंच बताए थे, बोले थे कि पहले आपको मुंबई टिक करना है, पहले मुंबई टिक करना है, उसके बाद कोलकाता टिक करना है, उसके बाद मद्रास, फिर उसके बाद चौथा हो गया इलाहाबाद, फिर पांचवा मुंबई, छठा क्या कहते हैं आपका कोलकाता। इस तरीके से बोले थे। ठीक है कैसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, जिसका क्या नाम था? देखिए नमक कानून, आप याद कीजिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? आप याद कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? इसकी शुरुआत हो आप कैसे? इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। और ये 1930 से लेकर के 1934 ईस्वी तक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। हालांकि 2 बार चला था, बीच में एक बार ठप पड़ गया था, फिर दोबारा भी चला था। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया था, 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। बोले थे कि हमको 11 मांगे चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया, नहीं माना था। उसके बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन यह भी निर्णय लिया कि नमक, उसी 11 सूत्री मांगों में एक मांग था कि नमक पे टैक्स हटाया जाए, नमक पे कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमक पे टैक्स लिया जा रहा था, नमक पे टैक्स लिया जा रहा था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। कब किया? कैसे जी? गांधी जी ने क्या किया? दांडी मार्च स्टार्ट किया। और दांडी मार्च जो है कब क्या शुरू हो? आप कैसे जी? 12 मार्च, नहीं हाँ 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया। और दांडी मार्च की जब शुरुआत किया तो ये चलते गए, और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये साबरमती आश्रम पहुंचे, और वहां पे इन्होंने नमक कानून बनाया।
नमक कानून बना करके जो है नमक कानून को तोड़ दिया, बोला कि समुद्र से जो है ना हम नमक बनाए हैं, एकदम आसान तरीका है नमक बनाने का, और नमक कानून को तोड़ दिया, बोला कि इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा। कहा जी सर जी। और उसके बाद 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत कर दिया, जिस आंदोलन का नाम पड़ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूछेगा नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसकी शुरुआत 1930 में होता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या असहयोग आंदोलन की बातचीत करेंगे। 1920 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में हुआ था 1905 में। ठीक है, कहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक फॉरवर्ड ब्लॉक के लेखक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के लेखक जो है ना ये सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? कैसा जी? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, यानी कि बंगाल को 2 भाग में बांटने का प्रयास किया। पहले बंगाल एक था, ये बोला कि एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया और बंगाल विभाजन कर भी दिया। अब इस चीज को लेकर लोगों को ये मंजूर नहीं था कि बंगाल का विभाजन हो, तो लोगों ने क्या किया? एकदम से एक आंदोलन चलाया जिसका नाम पड़ा स्वदेशी आंदोलन, या फिर उसी को बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। क्या बोलते हैं आपका सही? स्वदेशी या फिर बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन बोलते हैं। क्या जी सही बात? बिल्कुल, स्वदेशी या फिर बंग भंग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया। और इस आंदोलन में बातचीत किया जाएगा तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था बढ़ चढ़ के, और ये आंदोलन थोड़ा सा अच्छा खासा आंदोलन चला भी था, लेकिन इस आंदोलन के बावजूद भी जो बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया गया था। वो बाद में जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम आए थे, उसका विरोध किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था, और 1912 ईस्वी में बिहार एक नया प्रांत बन के आया था। क्या जी सजी? बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, इसी आंदोलन के दौरान पहली बार कृष्ण कुमार मित्र का एक पुस्तक है संजीवनी। क्या है? किसका? आप कैसे? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र का एक जो है ना संजीवनी नामक जो है, संजीवनी में जो है ये बात दर्शाया गया, यानी कि ये बात बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया। पूछेगा बहिष्कार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहां पे किया गया? तो किसका? कृष्ण कुमार मित्र के जो है संजीवनी नामक जो है साहित्य में किया गया। मतलब आप कहिए वो एक तरह से पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, वही कहिए। हाँ, इसमें क्या गया था, और ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया था। तो पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया था, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? बोला गया था जो अंग्रेज का जो बाहरी सामान है उसका बहिष्कार करो, हमें अंग्रेज की वस्तु नहीं चाहिए, अंग्रेज की सामान को बहिष्कार करो, हमें स्वदेशी अपनाइए। इस पे जोर दिया गया था ताकि अंग्रेज का जो व्यापार ठप पड़ जाए और अंग्रेज अपने आप भाग जाए। तो क्वेश्चन नहीं पूछता स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और ये जो है ना इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। किसके बारे में? इसमें जो है कश्मीर के बारे में इसका देखने को मिलता है। वहीं पे लोमहर्ष और उग्र सर्वा। कौन? कैसे जी? लोमहर्ष और उग्र सर्वा पुराण के लेखक थे। क्या जी सही बात? यानी कि पुराण किसने लिखा था? गुप्त काल में पुराण जो है लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा लिखा गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? फटाफट से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, वहीं बातचीत करेंगे इंडिका। तो मेगास्थनीज का एक पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने को मिलता है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में देखने को मिलता है, जो कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस नगर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र की बातचीत करेंगे तो इसके लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य बोलिए, कोटिल बोलिए। ठीक है, बात बराबर है। कह जी सही। पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्ष्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अंडमान निकोबार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप कैसे जी? ये कहा जाता है अंडमान निकोबार को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसको? अंडमान निकोबार को। बहुत बढ़िया। हाँ, संजू कुमारी दीपक का। ठीक है, बहुत बढ़िया। परमानंद कुमार जी का भी सही है। सुभाष कुमार इमाम जी, परमानंद कुमार सृष्टि दीक्षित। हाँ,
गौरव कुमार, आरती कुमारी, रश्मि चौधरी। पुरानों की संख्या कितनी? 18। मुस्कान जी, हाँ चलिए, सबका सही आंसर है। इसका मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हम लोग को लग रहा है कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप इस बैच को ज्वाइन किए हैं, क्योंकि जो अब की बार ये सपना पाल रखा है कि सर सिलेक्शन लेना हर हाल में, अब की बार मेरे पास लास्ट चांस है, जो ये बात समझे वो पक्का इस बैच को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। कह जी सर जी। और जो जिनके मन में होगा थोड़ा बहुत, आज के बाद ज्वाइन जरूर कर लेगा। कह जी सर जी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, इसको समझने के लिए जो है ना, आप पहले इंडिया का मैप देखिए। ये है आपका इंडिया का मैप, देख रहे हैं, यही है आपका इंडिया का मैप। आप लोग काम क्या करना है, हालांकि अब ज्योग्राफी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा आप लोग के बैच में, तो आप लोग काम क्या करना है कि एक आपको मैप पे जो है ना एकदम से खरीद लेना इंडिया का। उसमें क्या करना है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, एक बार उसको आपको देख लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए, तो राज आपको देख लेना। हालांकि जब हम पढ़ेंगे तो एकदम से याद करा देंगे। इसी में से आप देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में देखिएगा, इस सारे एरिया में जो ये छोटा सा ये है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते, ठीक है। ये पूरे भारत का मैप हो गया। इसमें आप देखने के लिए जाइएगा तो ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है जी सर जी, ये वाला एकदम से दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या जी सर जी, देख रहा है क्या जी सर जी? ये वाला जो इलाका है, इसमें टोटल 7 राज्य है। इसमें टोटल कितना राज्य है? इसमें टोटल 7 राज्य है। और देखिए, ये 7 राज्य को आपस में 7 राज्यों का बहन भी बुलाता है। इन सभी राज्यों को 7 राज्यों का बहन बुलाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि है क्या, इस वाले इलाका में पर्वत पहाड़ है, और जो है ना कई सारे जो है, जितने एक जीवन यापन करने के लिए चीज होना चाहिए, उतना एक राज्य के पास नहीं। जैसे कि बिहार की बातचीत करेंगे तो बिहार में सब कुछ उपज जाता है, प्याज भी उपजा लेते हैं, गन्ना भी उपजा लेते हैं, चावल भी, गेहूं भी, सब्जी उपजा लेते हैं, दाल भी, मसाला भी, यहाँ तक धनिया वनिया सब उपजा लेते हैं। हाँ, नहीं होता है। जो किसान के बेटा होगा उनको समझ में आता होगा, जो किसान के एकदम से घर से उनको समझ आता है, बहुत कुछ एकदम से उपजा लेते हैं। आधा सामान तो एकदम से बाजार से हम थोड़े खरीद के खाते हैं, आधा सामान तो एकदम से घरे का खा लेते हैं। का जी सर जी। तो यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। अगर बिहार की बात करें, बिहार अपने आप पे जो है ना डिपेंडेंट है, वो दूसरे पे चाहेगा तो नहीं भी डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन ये 7 राज्य में क्या है, किसी एक राज्य में कुछ एक चीज है, दूसरे राज्य में दूसरा चीज है, तीसरे राज्य में तीसरा चीज है। जैसे कि असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, तो उसी तरीके से देखिए जाएगा तो हर एक राज्य में हर एक कुछ है। अब जीवन यापन करने के लिए तो सब कुछ चाहिए, तो इसलिए जो है ना ये सब राज्य एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड होकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसको 7 सिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि 7 बहनों वाले राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता। तो देखिए कौन कौन सा राज्य आता है ये देख लीजिए। एक है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम 2 गो हो गया, नागालैंड 3 हो गया, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय कितना हो गया? 6 हो गया, और एक त्रिपुरा कितना हो गया? 7 हो गया। यही 7 राज्य है जो कि 7 बहनों वाले राज्य में आता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा उसके ऑप्शन में सिक्किम दे देगा। सिक्किम यहाँ पे देखिए, सिक्किम कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, इससे कितना अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। सिक्किम 7 राज्यों यानी कि 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है? नहीं आता, 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है सिक्किम। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब याद करने का हम ट्रिक बता दे। देखिए ए पे स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए? ए स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर कर दिए क्या जी सर? ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? यानी कि 2a, यानी कि ए के नाम से 2 राज्य आता है। एक आता है असम, एक अरुणाचल प्रदेश। कौन? आपका सर जी, एक हो गया असम, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपको करना है एन। क्या करना है? एन। एन से क्या हो गया? एन से हो गया नागालैंड। क्या हो गया? एन से क्या हो गया आपके सर जी? एन से हो गया नागालैंड। एन से नागालैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देख लीजिए एम। क्या याद कर लीजिए? एम। देखिए एम की अगर बातचीत किया जाएगा तो एम का क्यूब लगाना, एम का क्यूब लगाना। तो एम का क्यूब लगाने का मतलब एम से 3 राज्य आ जाएगा, एक मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और एक आ जाएगा टी। क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। क्या जी सर जी? हाँ टी। और टी जो है अगर बातचीत किया जाए, टी से त्रिपुरा हो गया। ये तरीका भी याद नहीं हुआ। दूसरा तरीका, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं। एक आते हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, और कौन सा? सॉरी, मणिपुर नहीं आता, सॉरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है। ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 4 को तो ऐसे याद हो गया। अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया, नागालैंड कितना हो गया? 6 हो गया। बस उसके बाद एक और मो वाला मणिपुर जोड़ देना। यही 7 राज्य जो है
सात राज्य आप देख लीजिए, यही सात राज्य सात बहनों वाले राज्य में आते हैं जी सर जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम है, सिक्किम नहीं है, बाद में किस सब है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देख लिए। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर क्या होता है, आप सबसे पहले इसको समझिए। देखिए मैनचेस्टर जो है ना, एक शहर का नाम है, इंग्लैंड के एक शहर का नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो शहर है ना, वो सूती वस्त्र के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए जो है ना काफी ज्यादा जाना जाता है। कौन सा? मैनचेस्टर। तो अब जो जो इलाका सूती वस्त्र के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है, उस इलाका को हम मैनचेस्टर से संबोधित करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है कैजी सर जी। तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है। गुजरात में आप जाइएगा कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए, तो आप देखिए बहुत सस्ता में आपको कपड़ा मिल जाएगा। हाँ, जो लड़की है शादी ब्याह सेट होगा जब सिलेक्शन के बाद, तो लहंगा जो लीजिएगा ना, बोलिएगा एकदम से मंगाइए गुजरात से। हालांकि लहंगा लीजिए आपका रुपया थोड़े जाएगा, नहीं, लड़का वाला का रुपया लगता है, नहीं। हाँ, तो लड़का वाला खास करके जान लीजिए, जो लड़के हैं शादी वादी होगा, लहंगा का डिमांड ज़्यादा आ जाएगा कि हमको चाहिए 10 लाख का 5 लाख का लहंगा। आप दहेज ज़्यादा लीजिएगा तो दहेज ज़्यादा आएगा, क्या जी सर? नहीं लीजिएगा तो नहीं आएगा। तो ज़्यादा डिमांड आएगा तो एकदम से गुजरात से आएगा, एकदम सस्ता वस्ता मिलेगा, क्या जी सर जी। तो इसलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, क्या जी सर जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता, ठीक है सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन से चारों आंसर का क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर पूछेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्या पूछेगा? पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप कैसे? कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या जी सर जी? तीनों पॉइंट याद रखना, तीनों में से कोई एक पॉइंट पूछता है, या तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण का कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी जो नहीं पढ़ा, देखिए एक जो है ना कमेंट आया था कि सर हम ये बैच नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उन्होंने रीजन बताया था कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम ये बैच क्यों लेंगे। दूसरी बात, एक पहले बात जान लीजिए, फिर भी आप ये बैच ज्वाइन कीजिए, क्यों? रीजन समझिए। आपका सिलेबस मान चलिए एग्जाम तक में कंप्लीट नहीं होगा, तो मानता आप सेट नहीं लगाइएगा, तो सेट नहीं लगाया तो सिलेक्शन लिख के रख लीजिए, नहीं होने वाला। कितना भी पढ़ लीजिए सिलेक्शन अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मूल मंत्र है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपका एग्जाम का कम समय बचा है, 60%, 50 से 60% जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका वो प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर 40% भी आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप मेरा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद डिस्कशन देख रहे हैं कि एकदम बेसिक्स उठाते हैं, पूरे उस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, पूरे वो टॉपिक को ही क्लियर करते हैं। ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया। पूरे टॉपिक क्लियर, आप नहीं भी पढ़िएगा ना तो भी आपको सब कुछ एकदम से लगेगा कि नहीं एकदम से हाँ पढ़े हुए थे, प्रॉब्लम नहीं है जी सर जी। तो निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए होता क्या, फूलों की खेती को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। बात बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं, इसको याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता। लेकिन सब्जी का खेती पूछेगा तो सब्जी की खेती को हम क्या बोलते हैं? ओरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओरियोलॉजी। ऐसे ही ओरियोलॉजी है, हाँ ओरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है क्या जी सर जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हार्टिकल्चर किसको बोलते हो? हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर बोलते हैं किसको? बागवानी कृषि को। बागवानी कृषि की जो है ना, बागवानी कृषि के अंतर्गत जो है हम हार्टिकल्चर को देखते हैं। सब्जी खेती को ओरियोलॉजी बोलिए, ठीक है, या ओरियोलॉजी कहिए जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? देखिए तेल्हार कुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये सबको मालूम होगा, ठीक है। देखिए आज फर्स्ट क्लास है, डेमो है, सब लोग क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, ये सबके लिए फ्री है। और ये क्लास होगा तो जो है ना यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर जो है इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा पथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अभी तैयारी शुरुआत हुई है, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक है। टोटल 2024 में जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना यूट्यूब पे पूरे के पूरे एकदम से डिस्कशन करवा देंगे, तो इसलिए जो है तो हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को भी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप कैसे जी कौन है? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर।
नहीं, ये तो सबसे बन गया होगा क्या जी सर जी। सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी क्या जी सर जी। निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह देखिए, भू अस्थायी उपग्रह मतलब यानी कि भूमि पे अस्थायी रूप से जो है ना, हाँ क्या जी सर, भू अस्थायी उपग्रह की बातचीत किया जाएगा। कौन सा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं है पूछ रहा है। 2024 में जो एग्जाम हुआ था, हाँ 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार पुलिस का 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो जुगनू, जुगनू जन ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जब ये बात करेंगे, इनसेट हो गया, ठीक है, कौन सा, इनसेट आपसे पूछ दिया जाएगा, जी सेट हो गया, एडू सेट हो गया, हेम सेट हो गया, करुणा प्रथम हो गया, ये सब क्या है, ये सब भू अस्थायी उपग्रह है, जबकि जुगनू भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत गलत किए होंगे, रीजन समझाते हैं, वो बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे तो सही किए होंगे, नहीं समझेंगे गलत कर दिए होंगे। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या पूछा जा रहा है, क्या राज्य की संख्या, देश नहीं पूछा जा रहा, राज्य पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 5 6 7। देखिए उससे पहले हम बिहार का मैप को देखते हैं, ये है आपका बिहार का मैप। देखिए बिहार के उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, ठीक है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, पूर्व में बातचीत करेंगे तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। कह जी सर जी, अगर ये बिहार का चौहदी हो गया, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, हाँ बहुत बढ़िया। और 30 जिला है बिहार में, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। इसमें आप देखने के लिए जाइएगा तो 4 से सीमा बनाती है, लेकिन उसमें 4 में से एक देश है, नेपाल क्या देश है, और ये 3 क्या है, ये 3 राज्य है। ये क्या है, 3 राज्य है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि बिहार जो है ना, बिहार के कितने जो है ना राज्य की सीमा बनाती है, तो राज्य पूछा है ना, तो राज्य 3 हो जाए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ कितना जिला सीमा साझा करती है हो, बताइएगा, 7। कौन कौन सा करती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और बाद बाकी इसका सीमा एकदम से याद रखिए, हम पढ़ाए हुए हैं बिहार जीके में। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3, राज्य पूछा तो 3 हो जाए, देश पूछता तो 1 हो जाता। देश में सिर्फ वो नेपाल से लगता है, वो भी 729 किलोमीटर के साथ, ठीक है, कह जी सर जी। यूपी अरुणाचल एक नहीं पता, क्या एक नहीं पता, यूपी और अरुणाचल एक थोड़े है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी बिहार पुलिस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कह जी सर जी। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा बिहार में डैश वन्यजीव अभयारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कह जी सर जी। इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि यानी कि बिहार में डैश वन्यजीव है, यानी कितने वन्यजीव अभयारण्य ये पूछा जा रहा है, और डैश राष्ट्रीय पार्क, कितने राष्ट्रीय पार्क है ये बात पूछा जा रहा है, और टाइगर रिजर्व डैश यानी कि कितने टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन आपसे हमसे पूछा जा रहा है, कह जी सर जी। अब इसको देख के बनाने का 2-3 तरीका हम आपको बताए थे कि बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, उसका नाम है, क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कह जी सर जी, एक ही है। और हम ये भी बताते कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि उसका भी नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिए, क्या जी सर जी, बिल्कुल एकदम से याद रख लेंगे। तो इसमें से आप देखने के लिए जाइएगा, तो अगर पूरे याद नहीं है तो भी ऐसे याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पार्क एक है, ठीक, राष्ट्रीय रिजर्व भी एक है, क्या जी सर, एक लास्ट में देखिए, एक लास्ट में कौन सा, यही है। दूसरा देखिए वन्यजीव अभयारण्य ऐसे 12 है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहले वन्यजीव अभयारण्य भी था, तो इसकी गिनती भी कर लिया गया, तो यानी कि 13 वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और एक राष्ट्रीय पार्क, एक टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, क्या जी सर जी, आप रहते एग्जाम में बना देते पक्का। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है। लीची के बारे में बता दिए कि शाही लीची कहाँ का पॉपुलर है, या जो है हम आपको बताए हुए थे कि लीची के लिए मुजफ्फरपुर नामी, कौन सा, मुजफ्फरपुर नामी है, कजी सर जी। तो लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है। तो देखिए समा चकेवा जो है ना ये भाई और बहन के लिए, कौन सा, समा चकेवा भाई और बहन हो जाए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य कहिए, मूल कर्तव्य कहिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहिए, उसी का इंग्लिश वर्ड है, बात बराबर है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा की बातचीत करेंगे तो भाग 4 के कॉम क्या गया, कौन सा, भाग 4 के कॉम में क्या गया है,
और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 के क में क्या गया, कौन सा अनुच्छेद 51 के क में क्या गया, मौलिक कर्तव्य को जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसे जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है ये डिमांड किया था कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में। तो उसके जस्ट बाद बोला कि नहीं, नागरिक का भी कुछ ना कुछ मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बैठाया था, कौन सा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बैठाया गया था, और उसके तहत 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर बातचीत किया जाएगा तो 11वां 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था, 10 मूल कर्तव्य थे शुरुआती 42वें संविधान संशोधन तहत के जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में पूछेगा टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, कितने 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा काजी सर जी, ठीक है काजी सर जी। तो उसी 11 मौलिक कर्तव्य में से प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये मौलिक कर्तव्य है, तो हाँ जी ये है, ठीक है काजी सर जी। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो नहीं यही नहीं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन सी क्यों नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए राज्य का नीति निर्देशकता तो टीपीएसपी, उसमें 36 से 51 तक जो है राज्य का नीति निर्देशकता की चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में किया गया है। उसमें आप अनुच्छेद 49 को जब पढ़िएगा तो अनुच्छेद 49 ये बात कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करने की बातचीत करता है, यानी कि ये राज्य का नीति निर्देशकता तो है ना कि मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का कौन सा विशेषाधिकार नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। देखिए राष्ट्रपति को जो है ना बहुत सारे अधिकार है, जिसमें से एक विशेषाधिकार भी है। विशेषाधिकार के अंतर्गत साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ये उसकी विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये उसका नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर होता क्या, देखिए जब भी लोकसभा में चुनाव होता है, अभी जैसे कि मान चलिए इससे पहले चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के सभी सदस्य जब चुन के जाते हैं, तो जब चुन के जाएंगे तो उनमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। अब प्रोटेम स्पीकर इसलिए चुन लिया जाता है कि उसको बोलता है कि आपका काम है सभी सदस्य को शपथ दिलाना। क्या काम है, शपथ दिलाना। आप लोग शपथ एकदम से दिला दीजिए। शपथ दिलाने के बाद सब मेंबर बैठ जाएंगे एकदम से। अब बैठने के बाद क्या होगा, सब लोग जो है मिलकर एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं काजी सर जी। तो प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि शपथ दिलाना। क्या होता है, शपथ दिलाना। शपथ दिलाया, उसके बाद सब लोगों ने अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लिया। उसके बाद जैसे ही अध्यक्ष चुना गया, ये प्रोटेम स्पीकर का पद खाली होता है, यानी प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इसका काम क्या है, आपके सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर समझ में आता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, देखिए बलवंत राय मेहता की बातचीत करेंगे तो पूछे कौन से किससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता ने जो है ना ये बात बोला था कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितना होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। उसमें से एक है जिला स्तर पे जो है ना जिला परिषद होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होना चाहिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होना चाहिए। ये 3 स्तर की बातचीत कहा गया है। कौन सा, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। कह जी सर जी, केवल जिला एवं मंडल स्तर पे 2 स्तरीय नहीं, ये अशोक मेहता समिति का स्टेटमेंट है। केवल जिला स्तर पे नहीं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा था, अभी से 4-5 बार कमेंट पूछ चुकी है कि सर जी बिहार पुलिस का एग्जाम ऑनलाइन होता है। नहीं, बिहार पुलिस का एग्जाम ऑफलाइन होता है। क्या होता है, ऑफलाइन। आपको एकदम से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ले लिया था एग्जाम के बाद, क्वेश्चन ले लिया था जानबूझ के। ठीक है क्या जी सर जी, लेकिन ऑफलाइन होता है। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखिए LM सिंघवी समिति ये भी है, सादिक की अली समिति ये भी है, अशोक मेहता समिति, ये सब पंचायती राज संबंधित है। लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति जो है ना, ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ये पंचायती राज से जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिए गए हैं। देखिए एंग्लो इंडियन क्या होता है, यानी कि अंग्रेज और भारतीयों
के बीच में शादी होता था। जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो अंग्रेज लोग भारतीय शादी करते थे, तो अंग्रेज और भारतीय के बीच में शादी हुआ, तो उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। उसको क्या बोला था? एंग्लो इंडियन बोला जाता है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। लेकिन अब अगर बातचीत किया जाएगा तो अब धीरे धीरे ये एंग्लो इंडियन समाप्त होने लगा। इसलिए जो है ना, केंद्र की सरकार ने क्या किया, 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन को जो है ना, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता था कि दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में ये मनोनीत कर देता, अपने मन से जो है ना दो एंग्लो इंडियन को एकदम से लोकसभा के सदस्य बनाते थे। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना इसको समाप्त कर दिया। बोला कि अब एंग्लो इंडियन जो है, दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अब नहीं किया जाएगा, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया? एकदम से समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा 104वां संविधान संशोधन? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई दफा अभी के दरमियान में जितना भी एग्जाम होता है सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी सर जी, ठीक है। लोकसभा में टोटल अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552। बहुत बढ़िया। वर्तमान में कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करता है? बताइए तो देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं, कौन कौन इसका जवाब सही देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद हम अपने बढ़िया तरीके से इसको सेट किए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कमेंट में बताइए। मुस्कान का सही है, सृष्टि दीक्षित का सही है, राशमी चौधरी का, माधुरी कुमारी, दीपक का, शबीना गुड़िया कुमारी। अच्छा, सबका सही। गौतम कुमार, वाह, तो एकदम से हिला दिए। हाँ, अधिकांश स्टूडेंट का सही आंसर आ गया। हम सोचे कि आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा। देखिए, आप याद कीजिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सर जी, राज्यसभा का सभापति जो है ना इसके सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आप अनुच्छेद 90 को याद कीजिए। वो कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में सभापति के तौर पे जो काम करेगा वो उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति करेगा। और उसी को और आप डिटेल से पढ़ते हैं तो ये बात भी कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद अगर खाली हो जाता है तब राज्यसभा का सभापति के तौर पे काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो करेगा। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 131 के तहत दो राज्यों के बीच होने वाला विवाद का न्यायिक समाधान करना सुप्रीम कोर्ट की किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट को जो है ना एक ही सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। क्या जी सर जी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक ही है। इसी को उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को कई सारे अधिकार दिए गए हैं जिसमें से एक आता है मूल अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, हम लोग का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार आता है। मूल क्षेत्राधिकार आप बोलिए, मूल क्षेत्राधिकार यानी कि जो बेसिक एक क्षेत्राधिकार है वो आता है। उसके अंतर्गत क्या आएगा? अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा करना सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। या फिर एक राज्य और देश के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ये काम भी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। या फिर दो या दो से अधिक राज्य और फिर इधर देश के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है ये भी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भी जो आप अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का जो अधिकार होता है ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार है। तो क्वेश्चन कहता है तो दो राज्यों के बीच होने वाला विवाद तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कौन सा पे हो? याद है? वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, अंतरराज्यीय परिषद, देखिए एक होता है अंतरराज्यीय परिषद, एक होता है क्षेत्रीय परिषद। पूछेगा अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रीय, क्वेश्चन क्या पूछेगा?
क्षेत्रीय परिषद के गठन की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री करता है। कौन करता है? गृह मंत्री। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अंतरराज्यीय परिषद पूछेगा प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय परिषद पूछेगा गृह मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए 82.5 डिग्री इसलिए इसको मानक रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो है ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के नैनी से एकदम से गुजरती है। कैजी सर जी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय था, क्योंकि यहीं से समय का निर्धारण होता है। यहीं से हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कौन सा समय कहाँ पे कितना घंटा आगे चल रहा है, कौन कितना घंटा पीछे चल रहा है। तो इसलिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या जो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भारत की मानक समय रेखा जो है ये बीचों बीच एकदम से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस की बातचीत किया जाएगा। हमारा राजभाषा क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा। टोटल कितने राजभाषा? 22 राजभाषा। टोटल कितने? टोटल 22 राजभाषा, इसको याद रख लीजिएगा। उसमें से हिंदी भी राजभाषा है, इस बात को याद कर लीजिएगा। और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 14 सितंबर को मनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जी सर जी। तो आज जो है 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और 40 क्वेश्चन का डिस्कशन भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो एक बार बताइएगा आप लोग, फर्स्ट था आपका क्लास, डेमो भी अवेलेबल है। ठीक है, कैसा लगा डिस्कशन? आपको कैसा लगा एक बार आप लोग बताइएगा, तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि डिस्कशन आपको कैसा लगा। डिस्कशन ठीक था या नहीं था? क्या इस तरीके से डिस्कशन होना चाहिए? बताइएगा, डिस्कशन ठीक था? देखिए डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 घंटा का डिस्कशन होगा, 9:15 से स्टार्ट होगी, 10:15 तक चलेगा, या फिर थोड़ा बहुत होगा तो 10, 10:30 तक में समाप्त हो। जैसे कि अभी देखिए 10:30 हुआ, 10:30 तक में एकदम से समाप्त हुआ। 24 सही हुआ है, 24 सही हुआ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर इसमें आपका कम नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर कम नंबर भी आता है कोई दिक्कत नहीं, बस शर्ते क्वेश्चन को बनाना है और डिस्कशन देखना है। डिस्कशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जिसको डिस्कशन नहीं देखना है, ये क्लास जैसे समाप्त होगा तो ये बोर्ड पीडीएफ एकदम से इसी क्लास में लग जाएगा। वो पीडीएफ ओपन कीजिएगा, उसमें आंसर में टिक लगा हुआ रहेगा, एकदम से आप लिख लीजिएगा। जिसको डिस्कशन देखना है वो ही इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना डिस्कशन का फिर टेस्ट लगाने से कोई बेनिफिट नहीं। तब तो कोई बुक लीजिए या फिर कहीं पर आप जाके ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, एकदम से मारिए, तब बेनिफिट क्या है हमारे बैच ज्वाइन करने का। ठीक है, देखिए थोड़ा और गहराई से बताइए डिस्कशन में, थोड़ा और गहराई से बता दे डिस्कशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा गहराई भी बताएंगे ना तो 2-3 घंटा लग जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन इतना बात याद कर लीजिएगा, इतना बात याद कर लीजिएगा, हम इतना क्वेश्चन एकदम से करवा देंगे ना कि पूरा का पूरा एकदम से रिवीजन हो जाएगा। टोटली जितना होता है ना पूरी रिवीजन हो जाएगा। हमको लग रहा होगा कि आप जो डिस्कशन देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा होगा, आपको ऐसा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत जो है ना रिवीजन हो रहा है, एकदम से रिकॉल हो रहा है कि क्या क्या सब पढ़े थे, ये कहानी है वो कहानी है, अच्छा आंसर ये है, आंसर वो है। ठीक है कैजी सर जी, इसको और डिस्कशन थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे कैजी सर जी। थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन बढ़िया डिस्कशन एकदम से कराएंगे ताकि रिविजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएगा और आपको याद भी होते चले जाएगा। ठीक है काजी सर जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। जो बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, आज के बाद सिर्फ एक क्लास, यही क्लास सिर्फ आपका डेमो रहने वाला था। आज के बाद सारी क्लास लॉक रहेगी, तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। 99 रुपये तो दाम है, ज़्यादा है थोड़े नहीं सर जी। हम कैसे ज्वाइन करें, आप अभी कैसे ज्वाइन किए वैसे ज्वाइन कर लेना, नंबर पे कांटेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एकदम से नंबर वहाँ दिया गया है, आप इससे कांटेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एकदम से जो है एकदम से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिए ये नंबर है, नंबर से पूछ लीजिएगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है, एकदम से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट हो चुकी है आपका, मंडे टू फ्राइडे चलने वाला, लेकिन आज संडे फिर भी चला क्योंकि स्टार्टिंग आज से हुई है, इसलिए 9:15 से 10:15 इसका डिस्कशन है, इसलिए टाइम वगैरह सब आप नहीं पूछेगा। सर ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करिएगा, हाँ ये पहला क्लास है तो पहला क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ताकि यूट्यूब पे जो स्टूडेंट है उनको भी लगेगा कि हाँ क्लास में क्या है, नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी। कल टेस्ट कब होगा सर जी? अरे कब होगा, परसों होगा, उसका छोड़ दीजिए। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ मंडे टू फ्राइडे होगा, कब होगा?
मंडे टू फ्राइडे होगा। और डिस्कशन 9:15 AM का मतलब सुबह में आता है, 9:15 सुबह में स्टार्ट होगा डिस्कशन, 10:15 या 10:30 तक एकदम से चलने वाला है। क्वेश्चन आपको कल का क्वेश्चन अभी मिल जाए, ये क्लास जैसे समाप्त होती है तो आपको कल जो क्वेश्चन होगा वो अभी मिल जाए, एक दिन का समय बचता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्वेश्चन को आप आउट फॉर्म में निकालिए, आउट फॉर्म में उसको बनाइए, उसके जो पढ़ाते जो डिस्कशन पढ़ाते वो डिस्कशन को लास्ट में एकदम से लिखते चले जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं एकदम से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।